हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप एवरीबडी इज डूइंग रियली वेल। तो गाइज आज हम क्या करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड ट्यूटोरियल करने वाले हैं। ट्यूटोरियल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसके अंदर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पूरे ट्यूटोरियल ढंग से अटेंड करो, ठीक है? तभी आपको थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर फील आएगी। एनीवेज, आज के ट्यूटोरियल के मैं सब टॉपिक्स डिस्क्लोज कर देता हूं। ये रहे आपके सामने। आज हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन दोनों प्रोसेसेस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो तो हर जगह यूज हो ही जाता ना, तो वो तो हर जगह आ ही जाएगा, हर ट्यूटोरियल में आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स इक्वेशन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले लेक्चर के एकदम लास्ट में मैंने किरचॉफ्स इक्वेशन आपके साथ डिस्कस की थी, उसके ऊपर भी सवाल होंगे। तो आइए आज के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या होता है ये पूछ रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है बच्चों। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टी इज कांस्टेंट। अगर टी कांस्टेंट है तो that means change in temperature is zero. That means delta T is also zero and dt is also zero. dt मतलब small change in temperature is also zero and delta T मतलब large change in temperature is also zero. ओके, यहां तक समझ आ रहा है? तो आइडियल गैस अगर आप लेते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आप लेते हो, तो एक चीज समझ आती है, डेल्टा यू जो होता है इट इज डिफाइंड एज NCV डेल्टा टी। सब जानते हैं ये, है ना? हमारे पिछले लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स के डिस्कशन से ये जो चीज याद ही होगी। डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा टी को आप जीरो करोगे। वाई? बिकॉज इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू की वैल्यू भी बच्चों जीरो आ जाएगी। डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी। डेल्टा यू और डेल्टा ई एक ही बात होती है, इट्स वन इन द सेम थिंग। दिस इज द सेम थिंग। E और U एक ही चीज होती है। ओके, तो अगर डेल्टा U जीरो है तो डेल्टा E जीरो है, एक ही बात है। नेक्स्ट, Q की वैल्यू पे कमेंट करना है बच्चों। Q की वैल्यू ऑब्वियसली नॉन जीरो होगी। यहां पे मैं फर्स्ट लॉ आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। फर्स्ट लॉ सेज, आपको याद होगा हम फिजिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करते हैं, कौन सा? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, ये यूज करते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। साइन कन्वेंशंस अलग अलग फॉलो होती हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स। तो हमने क्या किया, फिजिक्स की बात मान ली है, हमने फर्स्ट लॉ फिजिक्स वाला यूज किया, जो आपके सामने लिखा है। ये फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, जैसे हम फिजिक्स में लिखते हैं। केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो W की जगह माइनस डब्ल्यू होता है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये केमिस्ट्री का लॉ है जो यहां पे लिखा है, और ये फिजिक्स का लॉ है। हम क्या करते हैं, हम हर जगह फिजिक्स का लॉ यूज करते हैं, और जब फाइनल आंसर वर्क का बताना होता है, वर्क का फाइनल आंसर बताना होता है, तो W को एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन देके हम आंसर रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो एनीवेज, अगर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इन दैट केस डेल्टा यू तो जीरो हो गया। दैट मीन्स Q की वैल्यू W हो गई, ठीक है? और W की वैल्यू तो आपको पता है इंटीग्रल ऑफ P एक्सटर्नल dV होता है, तो इसमें से कोई भी टर्म जीरो नहीं है, तो इन दैट केस Q इज नॉन जीरो। इसका आंसर बच्चों क्लियर कट अगर मैं आपसे बोलूं तो आंसर इज बी, बॉम्बे। डेल्टा यू जीरो है और Q नॉन जीरो है। सिंपल सवाल है, फटाफट हो जाना चाहिए था। हमने थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया, कोई बात नहीं, साथ साथ थोड़ी सी थ्योरी भी रिवाइज कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। बाकी अदरवाइज मुझे सवाल अटेम्प्ट करना हो तो हार्डली 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट एंट्रीज ऑफ कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। ओके, तो यहां पे क्या है, आपको मैच द कॉलम टाइप कुछ दिया हुआ है, और सबसे पहले तो 4 प्रोसेसेस दिए हुए हैं, चारों के बारे में यहां पे कुछ कुछ लिख देते हैं। एक तो दिया हुआ है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के बारे में आप जानते हो, क्या जानते हो कि देखो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होती है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता। आइसोथर्मल का मतलब है चेंज, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर डेल्टा टी जीरो है,
यहाँ पे आपको कमेंट किस पे करना है, डेल्टा टी पे, डेल्टा वी पे, डेल्टा पी पे और क्यू पे। तो अगर डेल्टा टी 0 है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू 0 हो गया, बिकॉज डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू 0 हो गया। फिर फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे, अभी थोड़ी देर पहले किया था कि Q की वैल्यू W प्लस डेल्टा यू होता है। डेल्टा यू को आप 0 बोल चुके हो, तो Q की वैल्यू W के बराबर है। दैट मीन्स Q इज नॉन जीरो बेटा, Q इज नॉन जीरो बेटा। दैट मीन्स आइसोथर्मल में Q की वैल्यू W के बराबर आती है, Q नॉन जीरो होता है। फॉर आइसोथर्मल Q की वैल्यू W के बराबर है। दैट मीन्स आइसोथर्मल को मैप करना है किससे करोगे, सिर्फ P से मैप करोगे। आइसोबारिक जो अगला प्रोसेस दिया हुआ है यहां पे, वो दिया हुआ है आइसोबारिक। एक एक सारे प्रोसेसेस को थोड़ा दोबारा रिवाइज भी कर रहे हैं यहां पे। आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब डेल्टा पी इज 0 बेटा, चेंज इन प्रेशर नहीं हो रहा, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। तो अब जब आप लिखते हो फर्स्ट लॉ कैसे लिखते हो, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। अगर आप ध्यान से देखो यहां पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या आने वाली है, एन सी वी डेल्टा टी, और W की क्या वैल्यू आने वाली है, इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। ना राइट, ना W 0 है ना डेल्टा यू 0 है, तो Q पे कमेंट आप एज सच नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? इज दिस थिंग ओके? अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो ऐसा बोला जाता है कि एक्सटर्नल प्रेशर, यहां पे इंटीग्रल में एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम के बराबर है। इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल को पी सिस्टम से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, फिर पी सिस्टम को बाहर ले आते हैं, प्लस पी सिस्टम इंटीग्रल ऑफ डीवी इज डेल्टा वी, तो दैट इज क्यू। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ठीक है, ओके। ऑन द अदर हैंड, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है ना, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। डेल्टा यू का मतलब होता है एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा पीवी में से P बाहर कॉमन निकाल दिया, P डेल्टा V आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे Q की वैल्यू डेल्टा H के बराबर होती है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस Q की वैल्यू डेल्टा H के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका वैसे तो आंसर बहुत पहले ही आ गया था, आइसोबारिक को मैप करना है तो R से मैप करोगे। चलो नेक्स्ट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक के बारे में सब जानते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर प्रोसेस जिसको अचीव किया जाता है। तो एडियाबेटिक मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। तो एडियाबेटिक की बेसिक कंडीशन है Q की वैल्यू 0 होती है। तो जरा देखिए, किसी से मैप कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, Q की वैल्यू 0 है। एंड अगर आइसोकोरिक की बात करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के लिए आपको पता होना चाहिए डेल्टा V 0 होता है। तो वैसे तो आंसर आ ही गया, आइसोकोरिक के लिए डेल्टा V 0 होता है। चलिए Q की वैल्यू भी निकालते हैं। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस इंटीग्रल ऑफ P डीवी। डीवी को 0 कर दिया, क्यों? क्योंकि इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो डीवी की वैल्यू 0 है। तो Q की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, डेल्टा U के बराबर। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दो Q इज इक्वल टू डेल्टा U। तो यहां पे मैंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया तो नहीं है बट बना दिया है कि आइसोथर्मल के लिए Q किसके बराबर है बच्चों, W के बराबर है। आइसोबारिक के लिए Q किसके बराबर है, डेल्टा H के बराबर है। आइसोकोरिक में Q डेल्टा U के बराबर है, और एडियाबेटिक में Q 0 है। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ आ रही हो। क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन मैंने उसके अलावा आपको ये Q का रिलेशन भी यहां पे डिराइव करवा दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाए। ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स में यहां पे करता हूं, इट्स सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अगर आपको ये मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है, समझ नहीं आती, तो प्लीज बच्चों आपको ये चीज बार बार अपनी नोटबुक्स में लिखनी है जब तक क्लियर ना हो जाए। बिकॉज जब तक हम इस लेवल की मैथमेटिक्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, हमारा थर्मोडायनेमिक्स अच्छा नहीं हो पाएगा।
गारंटी है ये मेरी तरफ से। आपको इतनी जो मैं मैथमेटिक्स बता रहा हूं ये बहुत ऑब्वियस लगनी चाहिए, नहीं लग रही घबराने वाली बात नहीं है। इस चीज को बार बार अपनी नोटबुक्स में लिखो जब तक क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है? या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा सुनो जब तक क्लियर नहीं हो जाता। आई होप इट इज ओके, आपको समझ आ रहा हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, बढ़िया सवाल है। द मोलर हीट कैपेसिटीज ओके एट कांस्टेंट प्रेशर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे सीपी की बात हो रही है। सीपी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ओके एट ए बी सी। अच्छा, ए बी सी की मोलर हीट कैपेसिटी सीपी की रेशियो दे रखी है, तो ऐसे लिख सकते हैं सीपी ऑफ ए इज इक्वल टू 3x, सीपी ऑफ बी इज इक्वल टू 1.5x, सीपी ऑफ सी इज इक्वल टू 2x। ये हमने रेशियो यहां पे यूज कर ली ओके। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है a प्लस 2b गिव्स यू 3c एट डेल्टा एच निकालना है 300 पे, डेल्टा एच निकालना है 310 पे, और इन दोनों को कंपेयर करना है। डेल्टा एच एट 300, डेल्टा एच एट 310, और इन दोनों को कंपेयर करना है। तो यहां पे किरचॉफ इक्वेशन यूज आएगी। बच्चों मैंने क्लास के अंदर किरचॉफ डिराइव भी करवाई है, अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हो तो किरचॉफ को प्लीज क्लास में जाके एक बार चेकआउट करो। हमने लेक्चर नंबर 3 के एंड में किया किरचॉफ इक्वेशन, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कहां पे जाके आपको देखना है। एनीवेज, सो यहां पे डेल्टा एच 300 और डेल्टा एच 310 को कंपेयर करना चाहते हो आप, तो आप क्या करोगे? आप एक सिंपल सा काम करोगे, आप लिखोगे डेल्टा एच एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1। यहां तक क्लियर है? डेल्टा एच एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1। यही किरचॉफ्स इक्वेशन है। इसको डिराइव तो हमने किया था, लेकिन मैं इसका यूज यहां पे समझा देता हूं आपको। कभी भी किसी रिएक्शन का डेल्टा एच एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिया हो और उसका डेल्टा एच दूसरे टेम्परेचर पे निकालना हो, या दो डेल्टा एच अलग अलग टेम्परेचर के कंपेयर करने हो, वहां पे किरचॉफ्स इक्वेशन का रोल आ जाता है। दैट मीन्स थोड़ा सा आप ये स्टेटमेंट को ध्यान देंगे कि इट डील्स विद द वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन विद टेम्परेचर। जहां पे भी आपको लगता है, देखो इक्वेशन कहां यूज होगी ये तो आप ही को जज करना होगा ना क्वेश्चन देख के। इस क्वेश्चन में किरचॉफ्स लगानी है या नहीं लगानी है, उसका हिंट कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। अगर क्वेश्चन में डेल्टा एच की वेरिएशन की बातें हो रही हैं विद टेम्परेचर एक रिएक्शन के लिए, दैट मीन्स आपको क्लियर कट हिंट मिल गया है, यू हैव टू यूज किरचॉफ्स इक्वेशन। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के हिंट मिल रहा है कि एग्जामिनर चाहता है कि मैं डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन दो अलग अलग टेम्परेचर पे बातें करूं, है ना, दो अलग अलग डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन की बातें करूं जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर हो रहे हैं, दैट मीन्स आई हैव टू टॉक अबाउट किरचॉफ्स इक्वेशन। तो जैसे ही मैंने किरचॉफ इक्वेशन लिखी तो एक चीज समझ आती है, इसमें डेल्टा सीपी क्या है? व्हाट इज डेल्टा सीपी? इट इज सिग्मा सीपी प्रोडक्ट्स, सिग्मा सीपी प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा सीपी रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? रिएक्शन को देख के मैं डेल्टा सीपी लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। इस रिएक्शन का मुझे डेल्टा सीपी लिखना है, ध्यान से देखो, 3 इंटू सीपी ऑफ सी, बिकॉज सीपी आपको मोलर दिया हुआ है तो आपको ऊपर वाले स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो 3 इंटू सीपी ऑफ सी, ये प्रोडक्ट्स हो गए, माइनस 2 इंटू सीपी ऑफ बी प्लस सीपी ऑफ ए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। प्रोडक्ट्स का सीपी
माइनस रिएक्टेंट्स का सीपी। यहां तक अगर आपने लिख दिया है तो वो ऊपर से एक्स एक्स वाली वैल्यूज उठाओ, 3 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 1.5x, ठीक है, प्लस 3x। इफ यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 0। 0 आ गया, डेल्टा सीपी 0 आ गया, दैट मीन्स आरएचएस 0 हो गई। दैट मीन्स अगर आरएचएस 0 है तो एलएचएस भी 0 है। दैट मीन्स डेल्टा एच एट T2 इज इक्वल टू डेल्टा एच एट T1। दोनों टेम्परेचर पे डेल्टा एच की वैल्यू सेम है बिकॉज डेल्टा सीपी की वैल्यू 0 हो चुकी है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी एप्लीकेशन है किरचॉफ्स इक्वेशन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों डेल्टा एच बराबर हैं। इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If a certain mass of gas is made to undergo separately adiabatic and isothermal expansion to the same pressure, मतलब एक certain mass of gas को आप expand कर रहे हो तो obviously जो final pressure होगा वो कम होगा initial pressure से, है ना। This is for expansion। एक्सपैंड कर रहे हो गैस तो प्रेशर कम करना पड़ेगा ना। एनीवेज, तो स्टार्टिंग आपकी सेम इनिशियल कंडीशंस की है। आपने गैस का सैंपल लिया, इनिशियल कंडीशंस मान लेते हैं P1 V1 T1। एक बार इस पे आपने कौन सा प्रोसेस यहां से यहां लेके गए, आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की है आपने। दूसरी बार आपने इस पे कौन सी एक्सपेंशन की है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है गाइस फाइनल टेम्परेचर इज T1, इनिशियल T1 है तो फाइनल T1 है। फाइनल प्रेशर इन दिस केस इज मान लेते हैं P2, मान लेते हैं फाइनल प्रेशर इज P2, वॉल्यूम फाइनल इज V2। एग्रीड। एडियाबैटिक के केस में फाइनल प्रेशर सेम होगा बिकॉज उसने दिया हुआ है कि आप जो एक्सपेंशन कर रहे हो टू द सेम प्रेशर। देखो जरा क्वेश्चन, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपेंशन टू द सेम प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर दोनों केसेस में सेम है। वॉल्यूम डिफरेंट हो सकती है, इट्स ओके, टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, इट्स ओके। ऐसे ही जस्ट वेरिएबल्स कुछ इंट्रोड्यूस कर दिए। अब आपको दोनों वॉल्यूम कंपेयर करनी है, V2 V3 कंपेयर करना है, T1 T3 कंपेयर करना है। T1 T3 कंपेयर करना तो बहुत ही आसान है, लेट मी टेल यू व्हाई। तुम्हें पता है एक्सपेंशन वर्क है, एक्सपेंशन वर्क का मतलब है, एक्सपेंशन का मतलब है वर्क इज डन, मतलब डेफिनेशन से ही मैं कंपेयर करके बता दूंगा, वर्क इज डन बाय द गैस। एक्सपेंशन वर्क का मतलब है वर्क इज डन बाय द गैस, गैस काम कर रही है। ओके, अगर मैं एडियाबैटिक कर लेता हूं प्रोसेस फॉर एडियाबैटिक, अगर गैस काम कर रही है तो उसको क्या खर्च करनी पड़ेगी, अपनी इंटरनल एनर्जी। दैट मींस अगर गैस काम कर रही है एडियाबैटिक में, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस शुड डिक्रीज। ऐसा कैसे बोल दिया मैंने, ये कहां से आ गया अचानक से, लेट मी शो यू। आप एडियाबैटिक में हीट नहीं देते सिस्टम को, Q की वैल्यू 0 होती है। आप एडियाबैटिक में हीट नहीं देते सिस्टम को, Q की वैल्यू 0 होती है। तो फर्स्ट लॉ से अगर सोचोगे Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U होता है। Q को आपने 0 बोल दिया तो वर्क डन इज माइनस डेल्टा U, दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो अगर गैस ने वर्क किया है तो इंटरनल एनर्जी में कमी आई होगी। अगर इंटरनल एनर्जी में कमी आई होगी दैट ऑटोमेटिकली मींस डेल्टा U अगर नेगेटिव है, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कम हो गई है, तो दैट ऑटोमेटिकली मींस कि डेल्टा T भी नेगेटिव है। डेल्टा U नेगेटिव है तो डेल्टा T भी नेगेटिव है। दैट मींस T1 से T3 छोटा होगा, मतलब T3 की वैल्यू कम होने वाली है। तो एक तो चीज समझ आ रही है, T3 इज लेस देन T1। ये तो बिल्कुल बाय बेसिक्स, बाय डेफिनेशन कंपैरिजन है। आइसोथर्मल में वर्क की वैल्यू 0 है,
लेकिन एडियाबेटिक में जो भी आप आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, तो टेम्परेचर जो लेफ्ट साइड T1 है, राइट साइड भी T1 है, लेकिन एडियाबेटिक में Q की वैल्यू 0 है, जिसके कारण जो भी आप काम कर रहे हो, गैस जो भी काम कर रही है, उस काम करने की वजह से उसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब है टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अगर मैं इस T1 से इसे कंपेयर करता हूं तो ऑब्वियसली T1 ज्यादा है T3 से। ओके, तो टेम्परेचर का कंपैरिजन आपके सामने है। वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है, आइए वो भी कर लेते हैं। टू कंपेयर वॉल्यूम्स, एक छोटी सी चीज यूज कर रहा हूं यहां पे, आपको याद होगी तो बहुत अच्छी बात है। PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं आइसोथर्मल की प्रोसेस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। आइसोथर्मल में RHS कांस्टेंट होगी, N और R तो कांस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल है, तो दैट मींस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इतना सही फर्क है, गामा नहीं होता बस इसमें। दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल की प्रोसेस इक्वेशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं गिवन द अबव डेटा, कहां गया डेटा, ये रहा डेटा। तो गिवन द अबव डेटा आई कैन से इनिशियल कंडीशंस में P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। ये मैं ऊपर से उठा रहा हूं डेटा यहां से, ठीक है। सॉरी ये तो एडियाबेटिक का है ना, तो यहां पे माय मिस्टेक, ये मैंने डेटा आइसोथर्मल का उठा लिया था। एडियाबेटिक के लिए PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट ना, तो P1 V1 टू द पावर गामा, ये इनिशियल कंडीशंस है। एडियाबेटिक की फाइनल कंडीशंस क्या है, P2 V3 रेज टू पावर गामा, ठीक है। ये एडियाबेटिक की कहानी होगी। अगला आइसोथर्मल की बात करते हैं। आइसोथर्मल के केस में P1 V1 और P2 V2 यूज हुआ है, ऊपर वेरिएबल, तो यहां पे लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और सिंस मुझे V2 और V3 को कंपेयर करना है, तो यहां पे V2 निकाल लो, V2 की वैल्यू आ गई V1 इंटू P1 बाई P2। V2 इज इक्वल टू V1 इंटू P1 बाई P2, यहां तक क्लियर है। लेफ्ट साइड आइए, V3 की वैल्यू क्या आ गई, V3 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P1 बाई P2 इंटू V1 रेज टू पावर गामा, यहां तक आ गई कहानी। ओके, दैट मीन्स V3 इज इक्वल टू P1 बाई P2 रेज टू पावर 1 बाय गामा इंटू V1। यहां तक समझ आ रहा है, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सिंस इट इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के केस में फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर से कम होता है, P2 की वैल्यू P1 से कम होती है। फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर से कम होता है बिकॉज एक्सपेंशन का केस है, दैट मींस दिस इज ग्रेटर देन 1। P1 बाय P2 इज ग्रेटर देन 1। इनिशियल प्रेशर ऊपर है, ज्यादा है, फाइनल प्रेशर नीचे है, कम है। अच्छा, गामा का मतलब क्या होता है, गामा का मतलब होता है Cp बाय Cv, तो 1 बाय गामा का मतलब हो गया Cv बाय Cp, यहां तक भी क्लियर होगा। Cv बाय Cp, दिस इज ऑब्वियसली लेस देन 1। Cp की वैल्यू Cv से तो ज्यादा ही होती है, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, तो दिस इज लेस देन 1। बात समझ आ रही है, ग्रेटर देन 1 की पार पे लेस देन 1 है, तो ऑटोमेटिकली जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको और इसको कंपेयर करोगे, तो समझ आ रहा है V2 की वैल्यू V1 है इनटू अ नंबर है, P1 बाई P2 एक नंबर है। यहां पे भी देखोगे V3 की वैल्यू सेम वही P1 है, V1 है, जो राइट साइड था उसमें भी V1 को मल्टीप्लाई किया गया था P1 बाई P2 से। यहां पे V1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है P1 बाई P2 रेज टू पावर समथिंग,
जो कि इस नंबर को छोटा कर देगा। दैट मीन्स V3 इज लेस देन V2। टेम्परेचर भी कम है, प्रेशर वॉल्यूम भी कम है। पहले टेम्परेचर की बात कर रहे थे, टेम्परेचर भी कम है, वॉल्यूम भी कम है। इसका आंसर आ जाएगा बी, बॉम्बे। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल एक्सपेंशन को यहां पे मैंने कंपेयर करके दिखाया। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनालिसिस। मतलब जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा हूं, आपको ये पूरा फ्लो समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है यार, सवाल में कंपैरिजन करना कैसे होता है। थोड़ा मैथमेटिकल है, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेरी इजीली। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने। यहां पे आपको पीवी प्लॉट कंपेयर करने हैं दो गैसेस के। दोनों गैसेस आपको आपके सामने दे रखी हैं। चलिए जरा ये दो गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं वो देखना है। चलिए सबसे पहले तो मैं यहां पे ना चेक करता हूं कि यार डिफरेंस आएगा क्यों। उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई यहां पे, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन बनाई। वर्टिकल लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मान लेते हैं यहां पे जो वॉल्यूम है ये V फाइनल है, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ना इस वर्टिकल लाइन का, तो V फाइनल है। इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं V इनिशियल है। यहां तक समझ आ रहा होगा? ओके, ऐसे ही आप एक्स कोऑर्डिनेट जरा देखो। इनिशियल प्रेशर यहां पे P इनिशियल है। द प्रॉब्लम इज विद फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर A का कुछ और आ रहा है, B का कुछ और आ रहा है। तो सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस किस में है? फाइनल प्रेशर ऑफ A में और फाइनल प्रेशर ऑफ B में। बाकी सारे वेरिएबल सेम है, सिर्फ फाइनल प्रेशर का डिफरेंस है। आई होप समझ आ रहा है। बाकी सारे वेरिएबल सेम है। इनिशियल प्रेशर दोनों गैसेस का सेम है, इनिशियल वॉल्यूम दोनों गैसेस की सेम है, फाइनल वॉल्यूम दोनों गैसेस की सेम ली है, सिर्फ फाइनल प्रेशर का डिफरेंस है। एडियाबेटिक प्रोसेस आपको दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस दे रखा है। तो प्रोसेस इक्वेशन सब जानते हैं, पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। प्रोसेस इक्वेशन सबको पता है। तो आइए जरा दोनों के लिए अप्लाई करके देखते हैं। पीवी टू द पावर गामा तो इनिशियल ए गैस के लिए अप्लाई करते हैं, ए गैस के लिए अप्लाई करते हैं P इनिशियल V इनिशियल रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ A इंटू V फाइनल रेज टू पावर गामा। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये हमने A गैस के लिए अप्लाई की है। आइए जरा B गैस के लिए अप्लाई करते हैं। गाइज A गैस के लिए अप्लाई किया तो गामा की वैल्यू गामा A आएगी, क्योंकि गामा अलग अलग हो सकते हैं ना गैसेस के। गैस अगर मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, CpCv की वैल्यू चेंज होगी तो गामा की वैल्यू चेंज होगी। ऐसे ही बी गैस के लिए भी इक्वेशन लिखिए। बी गैस के लिए क्या लिखेंगे? P इनिशियल इंटू V इनिशियल रेज टू पावर गामा B इज इक्वल टू P फाइनल B इंटू V फाइनल रेज टू पावर गामा B। यहां तक समझ आ रहा है? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब दोनों केसेस में एक काम मैं करता हूं, VI बाय VF की वैल्यू निकालता हूं और इक्वेट कर देता हूं। VI बाय VF की वैल्यू निकालता हूं और इक्वेट कर देता हूं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों जगह PI की वैल्यूज निकालो और इक्वेट कर दो। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा बट बात एक ही है। ऊपर से P इनिशियल की वैल्यू कितनी आ गई? P फाइनल A इंटू VF बाय VI रेज टू पावर गामा A। ये PI की वैल्यू आई है इनिशियल प्रेशर ऑफ A की। ऊपर वाली इक्वेशन से PI की वैल्यू निकाली है, PFA इंटू VF बाय VI रेज टू पावर गामा A। सिमिलरली नीचे वाले इक्वेशन से भी ये चीज करो, PFB इंटू VF बाय VI रेज टू पावर गामा B। यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है? वेरी नाइस। अब और आगे बढ़ते हैं। P फाइनल ऑफ A अपॉन P फाइनल ऑफ B इज इक्वल टू V फाइनल बाय V इनिशियल गामा B माइनस गामा A। यहां तक सबको समझ आ रहा है? सिंपल मैथ्स है।
थोड़ा लेफ्ट राइट लेके गया हूं, P फाइनल ऑफ A डिवाइडेड बाय P फाइनल ऑफ B इज इक्वल टू VF बाय VI गामा B माइनस गामा A। यहां तक समझ आ रहा है? जरा ग्राफ की तरफ देखो, क्या आप प्रेशर का कंपैरिजन कर सकते हो? इन दोनों प्रेशर को देख के बता सकते हो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है? ऑब्वियसली A का प्रेशर ज्यादा है, B का प्रेशर कम है। फाइनल प्रेशर ऑफ A का की वैल्यू ज्यादा ना, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पे लिखेंगे A का प्रेशर B से ज्यादा है, दैट मींस दिस इज ग्रेटर देन 1। फाइनल प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर ऑफ B। मैं दोबारा दिखा देता हूं ऊपर, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। फाइनल प्रेशर ऑफ A का y कोऑर्डिनेट ज्यादा आ रहा है और B का y कोऑर्डिनेट कम आ रहा है, तो A का फाइनल प्रेशर B से ज्यादा है, दैट मींस P फाइनल A डिवाइडेड बाय P फाइनल B इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, व्हाट अबाउट V फाइनल बाय V इनिशियल? क्या आप बता सकते हैं V फाइनल बाय V इनिशियल? V फाइनल की वैल्यू ज्यादा होती है, V इनिशियल की वैल्यू कम होती है, तो V फाइनल बाय V इनिशियल की भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये अंदर वाली क्वांटिटी भी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, V फाइनल बाय V इनिशियल भी ग्रेटर देन 1 है, और इसकी कोई पार है जिसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ऐसे समझ लो कि a टू द पावर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, और आपसे x की वैल्यू पूछ रखी है। बात समझ आ रही है? इसका ऐसे एग्जांपल समझ लो कि मेरे पास 10 टू द पावर, अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन होगी, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, फ्रैक्शन होगी, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू नेगेटिव होगी, सॉरी, अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, जैसे -1 है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, x भी क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव। x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मींस गामा b माइनस गामा a पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मींस गामा b गामा a से ज्यादा होना चाहिए, गामा b गामा a से ज्यादा होना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं किसका गामा किससे ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं गामा की वैल्यू क्या होती है। गामा इज Cp बाय CV। Cp की वैल्यू होती है f/2 + 1 × r। CV की वैल्यू होती है f/2। ठीक है, इसको जब आप सॉर्ट करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 1 + 2/f। डिग्री ऑफ फ्रीडम, f का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 1 + 2/3। द आंसर इज 5/3। मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। ऐसे ही अगर मैं डाई एटॉमिक की बात करता हूं, डाई एटॉमिक में गामा की वैल्यू होती है 1 + 2/5 विच इज इक्वल टू 7/5। ऑब्वियसली मोनो एटॉमिक का गामा ज्यादा है एज कंपेयर टू डाई एटॉमिक, तो आपको जो B वाला है उसका गामा ज्यादा चाहिए, B वाले का गामा ज्यादा चाहिए, तो B कौन सा होगा? ऑब्वियसली मोनो एटॉमिक होगा। इसका आंसर बच्चों सीधे सीधे B फॉर बॉम्बे है। बात समझ आ रही है? थोड़ा अजीब सा सवाल था, लंबा सवाल था, लेकिन बढ़िया था। ऐसे क्वेश्चन आप जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर लाइन क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इसमें आपको एक तो गामा के बारे में पता होना चाहिए था कि गामा के साथ कैसे एनालिसिस करते हैं। गामा इज Cp बाय CV, और फिर Cp और CV को फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिखना आना चाहिए, जो हमने क्लास के अंदर पढ़ रखा है। इसके अलावा आपको प्रोसेस इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट है। आपको पता होना चाहिए ये एक एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन है, और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल एनालिसिस पावर्स का है ना। a टू द पावर x ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, ऑब्वियसली x पॉजिटिव नंबर हुआ, x पॉजिटिव नंबर हुआ तो फिर आगे का एनालिसिस, गामा b माइनस गामा a जिसको आपने x बोला था वो पॉजिटिव नंबर हुआ, दैट मींस गामा b गामा a से ज्यादा हुआ। और गामा किसका ज्यादा होता है? मोनो एटॉमिक का गामा ज्यादा होता है, दैट मींस b इज मोनो एटॉमिक, a इज डाई एटॉमिक। तो आप देख लो ऑप्शंस में, a डाई है, b मोनो है,
तो बी से ही तो मैच कर रहा है, H2 डाया है, डायटोमिक है, हीलियम मोनोएटॉमिक है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का 5th क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 6th क्वेश्चन, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दैट इज कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब है फाइनल प्रेशर कम है इनिशियल प्रेशर से, सॉरी उल्टा बोल दिया, कंप्रेस का मतलब है फाइनल प्रेशर ज्यादा है इनिशियल प्रेशर से। कंप्रेशन हुई है, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन हुई है। कहां से कहां गए हो ये भी बता रखा है, किस टेम्परेचर पे गए हो ये भी बता रखा है, इनिशियल टेम्परेचर बता रखा है। तो मैं यहां पे एकदम क्लियर कट चीजों को लिख देता हूं कि इनिशियली मेरे पास इनिशियल कंडीशन है जिसे मैं PI VI TI बोलता हूं, फाइनल कंडीशन है PF VF TF बोलता हूं। प्रोसेस आपको दिया गया है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, प्रोसेस दिया हुआ है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इनिशियल प्रेशर की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू आपको गिवन है, इट इज 16 लीटर, उसी के नीचे लिख रहा हूं। फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 2 लीटर। आप कंप्रेशन कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो कम होगी, 16 लीटर से 2 लीटर। इनिशियल टेम्परेचर भी आपको गिवन है, क्या गिवन है, 300 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर के बारे में आपको कमेंट करना है, आपको फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है। और गैस के बारे में एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखी है, इट इज मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको पता है एक प्रोसेस इक्वेशन होती है। कौन सी प्रोसेस इक्वेशन होती है, TV to the power gamma minus 1 is constant. This is the process equation. इसको डिराइव भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। मान लेते हैं मुझे याद नहीं है प्रोसेस इक्वेशन, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। PV raised to power gamma is constant, PV raised to power gamma is constant। और आपको पता है PV is equal to क्या होता है, nRT, ये भी पता है। बस प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में डाल दो, तो आप डाल दो प्रेशर को K बाय V टू द पावर गामा इंटू V इज इक्वल टू nRT। प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में डाल दिया, तो K V टू द पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू nRT। दैट मीन्स, इसको थोड़ा सा और देख लो, T K बाय NR, NR नीचे ले गया, K बाय NR इज इक्वल टू T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1। That means TV to the power gamma minus 1 is constant। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो डेरिवेशन भी कोई बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं है। तो TV to the power gamma minus 1 कांस्टेंट होता है, ये आपकी प्रोसेस इक्वेशन है। यहां पे आप जरा यूज करिए और आसानी से आंसर लेके आइए। टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम रेज टू पावर गामा माइनस 1। ऐसे ही तो यूज करोगे प्रोसेस इक्वेशन। दैट मींस एडियाबैटिक के हर पॉइंट की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो T इनिशियल कितना है, 300, V इनिशियल 16 है, रेज टू पावर गामा माइनस 1। अभी करते हैं गामा का एस्टिमेशन, रुक जाओ थोड़ी देर। फाइनल टेम्परेचर यहां पे कितना है वही तो निकालना है। फाइनल वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 2 अगेन रेज टू पावर गामा माइनस 1। इसको लेफ्ट साइड ले गए तो TF की वैल्यू कितनी आ गई, 300 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 8 रेज टू पावर गामा माइनस 1। यहां तक क्लियर है सबको, गुड। मोनोएटॉमिक का गामा कैसे लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने गामा को F के टर्म्स में डिफाइन किया था। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, and since degree of freedom of monoatomic is 3, तो 1 plus 2 by 3, तो 3 plus 2 which is 5 by 3। तो गामा माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 by 3। तो टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल टू 300 इंटू 8 रेज टू पावर 2 by 3। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। पहले तो क्यूब रूट निकाल लो, फिर स्क्वायर कर दो, ऐसे ही करना होता है ना, बाई 3, 2 भी है ऊपर, इसका क्यूब रूट निकाल लो,
8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इंटू 4 कर दिया, आंसर इसका सीधे सीधे 1200 आ गया। इजी पीजी कैलकुलेशन, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एडियाबेटिक की प्रोसेस इक्वेशन यूज की। ऑब्वियसली मैंने क्लास में भी बताया आपको प्रोसेस इक्वेशंस याद होनी चाहिए एडियाबेटिक की। अगर नहीं भी याद तो डिराइव करना काफी आसान है। यहां पे देखो हमने डिराइव किया, काफी इजी डेरिवेशन है। ये दिख रहा है आपको? अगर आपको प्रोसेस इक्वेशन याद होगी ऊपर वाली तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपको ये चीज याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं याद तो सिंपल है, आप फटाफट डिराइव करो और फिर क्वेश्चन कर लो। ठीक है, इट्स योर चॉइस कि आप कैसे बढ़ना चाहते हो क्वेश्चंस में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कंटेन्स 4 एंट्रीज ईच। दोनों में 4-4 एंट्रीज हैं, हम सब देख पा रहे हैं 4-4 एंट्रीज है दोनों में, और इनको मैच करना है ऑब्वियसली विथ सम एंट्रीज ऑफ कॉलम 2। ओके, one or more entries of column 1 may have been matching to the same entries of column 2 and select the correct answer using the code below। ठीक है, चलो आइए जरा थोड़ा सा मैचिंग करते हैं। रिवर्सिबल कूलिंग, आपको डब्ल्यू क्यू और डेल्टा यू पे कमेंट करना है। डब्ल्यू क्यू और डेल्टा यू पे कमेंट करना है एबीसीडी के लिए। तो एबीसीडी एक एक करके लेते हैं। ए है रिवर्सिबल कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे मैं आइसोकोरिक बोलता हूं। आप रिवर्सिबली कूल कर रहे हो, किस पे कर रहे हो? आइडियल गैस को कूल कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी इज 0 या फिर डीवी इज 0। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम तो 0 है। वर्क डन भी 0 हो गया, बिकॉज वर्क डन इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी होता है। डीवी 0 है तो वर्क डन भी 0 हो गया। वर्क डन 0 हो गया तो क्या चीज रह गई? Q की वैल्यू किसके बराबर आ गई? डेल्टा U के बराबर आ गई। Q की वैल्यू डेल्टा U के बराबर आ गई, और डेल्टा U क्या होता है सब जानते हैं, NCV डेल्टा T। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू NCV T2 माइनस या T फाइनल माइनस T इनिशियल। एंड सिंस इट इज कूलिंग, अगर ये कूलिंग है, क्वेश्चन में गिवन है कूलिंग है तो फाइनल टेम्परेचर जो T2 है, या यहां पे TF की तरह लिख सकते हैं, जो फाइनल टेम्परेचर है इट इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। तो इसको देख के समझ आ रहा है ये टर्म नेगेटिव है। दैट मीन्स Q भी नेगेटिव है, डेल्टा U भी नेगेटिव है, और W आपका 0 है। Q नेगेटिव है, डेल्टा U नेगेटिव है, W आपका 0 है। दिख रहा है किसी से मैच होता हुआ? यस बिल्कुल, ये A से मैच हो रहा है, सॉरी A Q P से मैच हो रहा है। W 0 है, Q नेगेटिव है, और डेल्टा U भी नेगेटिव है। ओके, समझ आ रहा है सबको? वेरी नाइस। तो A का आंसर पक्की बात है P है। आगे चलते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, धीरे धीरे दोबारा से। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्या किया आपने? एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, एक एक करके समझेंगे। आइसोथर्मल का मतलब है डेल्टा टी इज 0 या फिर डी टी इज 0। स्मॉल चेंज भी 0 है, लार्ज चेंज भी 0 है। तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं, डेल्टा यू भी 0 हो गया, बिकॉज डेल्टा यू इज एन सीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा यू भी 0 हो गया, बिकॉज डेल्टा टी 0 है, तो डेल्टा यू भी 0 है। तो फर्स्ट लॉ को यूज करोगे तो इक्वेशन आ गई Q की वैल्यू W के बराबर। और W क्या होता है बच्चों? W होता है इंटीग्रल ऑफ P dV, इंटीग्रल ऑफ P एक्सटर्नल dV। अच्छा, सिंस इट इज एक्सपेंशन, मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है। एक्सपेंशन के केस में वर्क इज डन बाय द गैस। गैस वर्क कर रही है,
दैट मीन्स वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है, स्टे हियर, रुको थोड़ी देर, वर्क की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है, अगर ये चीज पॉजिटिव आ जाती है तो क्यू की वैल्यू भी क्या आ जाती है, पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? ये अगर आंसर में ढूंढोगे आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको सिखा रखा है कि हम फिजिक्स की साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। आपको जब भी W का आंसर देना होगा आपको एक साइन नेगेटिव ऐड करना होगा। दैट मीन्स Q का आंसर तो सही है, W के लिए आप आंसर को चेंज करोगे, आप बोलोगे W लेस देन 0 है, W लेस देन 0 एंड Q ग्रेटर देन 0। अब ढूंढिए W लेस देन 0, Q ग्रेटर देन 0, ठीक है, और डेल्टा U 0। तो इसका आंसर मुझे S से मैच होता हुआ लग रहा है, W लेस देन 0, Q ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा U 0। यहां तक ठीक है? PS, तो या फिर करेक्ट आंसर A है या फिर B है, क्योंकि इसमें भी PS है, इसमें भी PS है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली CD तो आंसर हो ही नहीं सकते, P और S है पहले दो ऑप्शंस का आंसर। चलिए C की मैपिंग ढूंढते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ नॉन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम। बच्चों एडियाबैटिक है तो एक चीज सबको क्लियर होनी चाहिए कि Q की वैल्यू 0 होती है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सीधे सीधे R ही बनता है, और किसी ऑप्शन में Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो गाइस ये जो एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम की बात हो रही है, ये टॉपिक अभी आने वाला है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक का मतलब Q 0 है, एटलीस्ट हम ऑप्शन तो मैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस एक ऑप्शन रह गई, ऑब्वियसली वो PQ से मैच होगी। आइए देखते हैं, रिवर्सिबल मेल्टिंग ऑफ सल्फर एट नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स D की बात कर रहे हैं। melting of sulfur, that means sulfur solid is converting into sulfur liquid, यही होता है melting of sulfur। और इसको किस पे कर रहे हैं, at melting point पे किया जा रहा है, ठीक है, इसको melting point पे ही मेल्ट किया जा रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्वियसली इस ये रिएक्शन को करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होगी, आपको हीट इसे देनी पड़ेगी। अरे किसी भी चीज को मेल्ट करना है तो उसको हीट सप्लाई करनी पड़ती है ना, तो Q की वैल्यू तो पक्के से पॉजिटिव है, इसमें तो कोई होनी नहीं चाहिए फीलिंग, Q की वैल्यू तो पक्के से पॉजिटिव है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंस टू डेल्टा U? बच्चों डेल्टा U में अगर आप ध्यान दोगे, डेल्टा U इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, डेल्टा U इज इंटरनल एनर्जी, इट इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड। आपको अगर थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा आसानी से मूव कर पाएंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड का टेम्परेचर चाहे सेम हो, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, ऑब्वियसली लिक्विड की। तो डेल्टा U की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव। अच्छा एनालिसिस है, बिना मैथ्स के एनालिसिस कर रहे हैं। लिक्विड की इंटरनल एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होगी, डेल्टा U भी पॉजिटिव है। एंड आपको पता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, इट्स बेसिकली व्हाट, इट्स बेसिकली एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रही है। लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एक्सपेंशन होती है। तो मैंने बताया एक्सपेंशन का वर्क की वैल्यू क्या आती है एज पर फिजिक्स, एक्सपेंशन इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क सिस्टम की तरफ से हो रहा है, दैट मीन्स इट शुड बी पॉजिटिव। बट ये तो फिजिक्स है, ये तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, वर्क डन क्या बोलना पड़ेगा, नेगेटिव। बढ़िया एकदम। इसको मैच करना है तो Q से मैच करना है, P, ठीक है, और फिर S, फिर R, फिर Q। इसका आंसर A ही तो बन रहा, और क्या बन रहा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन था ये। आई होप आपको मजा आया होगा, स्पेशली ये फोर्थ पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था। इसमें हमने कोई मैथ्स वैथ्स यूज नहीं की, सीधे सीधे अपनी जनरल नॉलेज और जनरल फीलिंग जो हमारी होती है,
इंटरनल एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग, वर्क की अंडरस्टैंडिंग, उसी के बेसिस पे आंसर आ रहा है डी पार्ट का। तो ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट पीवी चेंजेस, दस टोटल वर्क डन इज। अच्छा, आपको पता है वर्क डन कैसे होगा? ये स्टेप्स हैं बहुत सारे। मैं समझ रहा हूं इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स यूज हो रहे हैं। यहां पे जरा देखेंगे, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। ए से लेके ई तक जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ए से बी वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए से बी का वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। ए से बी में जब वर्क कैलकुलेट करोगे, इट इज इंटीग्रल ऑफ पी डीवी करोगे और डीवी को 0 कर दोगे बिकॉज इट इज आइसोकोरिक। सारा का सारा ये जो लाइन है ए से बी वाली, ये V1 पे लाई करती है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा। ए से बी का वर्क 0 है। यहां तक समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट बी टू सी? इसमें वर्क कैलकुलेट करना है तो फिर से इंटीग्रल ऑफ पी डीवी करेंगे। अगर बी टू सी में चेक करते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे ये लाइन बनी हुई है, तो पी की वैल्यू P2 है। बी टू सी अगर आप चेक करो, ये वाली लाइन सेगमेंट चेक करो बी टू सी वाली, तो प्रेशर की वैल्यू P2 लोगे इनटू डीवी, यूनिट्स पुट करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस V2 इनिशियल वॉल्यूम वाज V1, फाइनल वाज V2, ठीक है। ये लिखोगे इज इक्वल टू P2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डीवी V1 से V2, ठीक है। वैल्यू आ गई P2 इंटू V2 माइनस V1, P2 इंटू V2 माइनस V1। ये मैंने पाथ BC की बात की है। नेक्स्ट इज पाथ CD की बात करते हैं। ऊपर आप चेक कर सकते हो CD पाथ कौन सा है। अगेन इस पे वर्क निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ PdV करोगे, इंटीग्रल ऑफ PdV करोगे, dV को 0 करोगे, आंसर 0 आ जाएगा। देख सकते हो ना, CD पे वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही, इट्स आइसोकोरिक। लास्ट रह गया DE। DE की बात करनी है, DE पाथ पे वर्क निकालना है तो अगेन इंटीग्रल ऑफ PdV। प्रेशर क्या है इस पाथ के अलोंग, DE पे चेक करो, P3 प्रेशर है, और DV लिमिट्स कहां से कहां पुट करोगे, V2 से V3। इनिशियल वॉल्यूम है V2, फाइनल है V3। इसको जरा सॉर्ट आउट करते हैं, P3 को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ V2 टू V3 dV। इसको सॉल्व किया, P3 इंटू V3 माइनस V2। अब टोटल वर्क के लिए दोनों को ऐड कर दिया। किन दोनों को ऐड कर दिया? इसको और इसको, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और आंसर चमकता हुआ दिख रहा है A। बात समझ आ रही है? ओके गाइज, वैसे देखा जाए तो अगर वर्क का आंसर देना होगा हमें तो इसका नेगेटिव देना होगा। आप खुद सोचो, वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपेंशन वर्क है, तो एज पर फिजिक्स एक्सपेंशन वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ना, एक्सपेंशन है तो इट इज पॉजिटिव एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड नेगेटिव एज कंपेयर टू केमिस्ट्री। तो एक्चुअली में इसका जो आंसर होगा ना एज पर केमिस्ट्री, इट इज नेगेटिव ऑफ दिस। लेकिन हमने इसी को क्यों आंसर दे दिया? क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। अब सारे ऑप्शन चेक कर लो, कोई और मैच ही नहीं कर रहा। दिस इज द क्लोजेस्ट मैच। सिर्फ साइन का इशू था बट हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये फिजिक्स वाला आंसर दे रखा था, ठीक है। सीधे सीधे इंटीग्रल PdV से जो आंसर आ रहा है वही दे रखा था। आई होप कहानी समझ आ रही है, यू आर एंजॉइंग दिस। आपके सामने अगला सवाल है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। गाइज, आपको एक चीज समझनी है, यहां पे आपको बता रखा है एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कुछ टाइम बाद जरूर करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टार्टिंग विद दिस स्टेट, दिस इज P1 V1 T1। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, P1 V1 T1 से स्टार्ट कर रहा हूं। ये पहले यहां पे गया, P2 V2 T2 पे गया। मैं अभी कुछ भी नहीं सोच रहा, ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा।
यहाँ पे ये आइसोबारिक था तो ये भी प्रेशर सेम है, वॉल्यूम चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा। तो ऐसे ही मैंने रैंडम वेरिएबल्स रखे हैं। P1 V1 T1 से पहले P2 V2 T2 में गया, फिर P2 V2 T2 से P2 V3 T3 में गया, फिर उससे वापस P1 V1 T1 पे आ गया। दैट मीन्स वापस से सेम स्टेट अचीव हो गई। सिस्टम जिस स्टेट से स्टार्ट किया था, किस स्टेट से स्टार्ट किया था, P1 V1 T1 से, घूम के वापस उसी स्टेट पे आ गया, उसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इनिशियल स्टेट एंड घूम फिर के जो भी फाइनल स्टेट है वो सेम है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। और आपसे पूछा गया है सम ऑफ वर्क एंड हीट। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ इज Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U। आपसे पूछा सम ऑफ वर्क एंड हीट, तो दिस इज हीट, और केमिस्ट्री में वर्क इज माइनस W, तो ये क्या लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू, या Q वर्क का साइन चेंज करो यहां पे, प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। तो व्हाट डू यू मीन बाय, ये मैंने फिजिक्स का लिखा है, ये मैंने केमिस्ट्री का लिखा है, बिकॉज अब मुझे केमिस्ट्री में चाहिए था तो W का साइन चेंज करना था, तो W की जगह माइनस W लिख दिया। तो केमिस्ट्री में Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U है, और डेल्टा U के बारे में पूछा है बच्चों, एक साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U विच इज अ स्टेट फंक्शन, डेल्टा U एक स्टेट फंक्शन है फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस in initial and final state is same, if initial and final state is same। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। अगर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होती है तो दैट मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अगर सेम है तो कोई चेंज इंटरनल एनर्जी में नहीं आएगा। अगर कोई यहाँ पे आपको किसी और स्टेट फंक्शन के बारे में पूछता है, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा H के बारे में पूछता है, इसकी भी वैल्यू 0 होगी, बिकॉज एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है बच्चों। तो गाइज ये आज का 9th क्वेश्चन था, यहीं पे हम अपना सेशन खत्म करते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है एज ऑलवेज आई डू कि आप थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से लेक्चर ट्यूटोरियल दोनों अटेंड करिए, बिकॉज ये एक टफ चैप्टर की कैटेगरी में आता है। मेरे एक्सपीरियंस में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना 2 पर्टिकुलर चैप्टर्स में आती है केमिस्ट्री में 11th में। पहला चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा चैप्टर है अभी आने वाला है, इससे ही अगला चैप्टर है, दैट इज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। These 2 chapters are very very important for mains as well as advanced। समझना भी बहुत जरूरी है इन्हें। तो आप इसके सारे लेक्चर अटेंड कीजिए, सारे ट्यूटोरियल अटेंड कीजिए, तभी आपको बहुत मजा आएगा, फायदा होगा और आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर पाओगे। ओके गाइस, आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। टेक केयर, बाय बाय।